जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि होता है आपका फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। और जितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उतना आपका इंटरव्यू अच्छा जाने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस भी मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से आंसर करते हो, लेकिन जो होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका रिसर्च प्रपोजल ही देता है। तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एज अ DU स्टूडेंट आई कैन टेल यू, एज अ DU फैकल्टी ऑल्सो आई कैन टेल यू दैट। और मैं बहुत सारे PhD इंटरव्यू दे चुकी हूँ, DU JNU IP हर जगह पे, और DU में सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। सो मेरे को पता है कि क्या रिसर्च प्रपोजल रहता है, तो स्पेशली आपको DU में बहुत हेल्पफुल होगा। ऑल्दो कुछ डिपार्टमेंट रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं इंटरव्यू से पहले, और कुछ जो है जो गूगल फॉर्म में जितनी चीज़ें आती है उतना ही वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल में, क्या नहीं, क्या जो ये फॉर्मेट है सब डिपार्टमेंट के लिए सेम रहता है या आगे पीछे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और कौन सा जो है आप कौन सा फॉर्मेट का कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस वाइज आपको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। ऑल्दो रिसर्च प्रपोजल पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने अपना खुद का रिसर्च प्रपोजल दिखाया था। पूरे यूट्यूब पे आपको शायद फॉर्मेट दिख जाएगा, वो आपको बता देंगे इंट्रोडक्शन में डालना है, पर अपना खुद का रिसर्च प्रपोजल किसी ने नहीं दिखाया होगा। मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखाया था कि मैंने क्या चीज़ें मैंशन की हैं, सब कुछ। ठीक है, इवन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया है, मास्टर्स में जो मैंने बनाया था और PhD के लिए जो मैंने बनाया था, दोनों ही आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि जो पुरानी वीडियोज़ है वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए कि किस में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक का, जो इसके नीचे सब हेडिंग्स आएंगी, और कौन सी सब हेडिंग आप इग्नोर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम रिसर्च प्रपोजल में बनाते हैं टाइटल पेज। ठीक है, और टाइटल पेज में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं PhD सिनॉप्सिस लिख सकते हो सबसे ऊपर इटैलिक में, या फिर PhD सिनॉप्सिस की जगह लिख सकते हो PhD रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपना टॉपिक का नाम यहाँ लिखोगे बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल में, 14 फॉन्ट के साथ, टाइम्स न्यू रोमन। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कैसा फॉन्ट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या सेटिंग्स रखनी है सब। तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी हाइड कर दिया है आधा अपना टॉपिक का नाम, तो यहाँ पे आप टॉपिक का नाम लिख दोगे जो भी होगा। फिर यहाँ पे आप लिखोगे सबमिटेड बाय आपका नाम, जैसे विशाली लिखा है यहाँ पे मैंने, बोल्ड बोल्ड लेटर से ही लिखेंगे, वो भी सेम फॉन्ट में, इटैलिक में नहीं, सीधा ही लिखेंगे, 12 फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन में। ठीक है, फिर उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ का लोगो लगा सकते हो थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, और डिपार्टमेंट लिख दिया। फिर डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में आता है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और ये 2024-25 का प्रपोजल है। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ड लिमिट कितनी होती है रिसर्च प्रपोजल की, तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बार मैं जूम करूँ तो वर्ड लिमिट आपको रखनी है 1500 से 2500 वर्ड्स। ठीक है, तो अगर आप 2000 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल बना लेते हो तो इनफ है, उससे ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियोस में बताया है, कोई रिसर्च प्रपोजल आपका पढ़ता नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा रिसर्च प्रपोजल पढ़े, 500,000 बच्चों का जो भी इंटरव्यू के लिए आते हैं। बस वो मेन टॉपिक्स और हेडिंग्स पे डिस्कस देखते हैं और प्लेजरिज्म चेक करते हैं, टर्निटिन से प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि आपने जो कंटेंट लिया है वो कॉपी पेस्टेड तो नहीं है। तो इसलिए आपको रिसर्च प्रपोजल में मेहनत तो लगती है, ताकि आप उसमें आपके उसमें प्लेजरिज्म ना आए। 10% प्लेजरिज्म अलाउड है, और वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी। ठीक है, कुछ कुछ में 1000 वर्ड्स भी है वर्ड लिमिट, और कुछ 1000 से 1500 तो आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेगी। तो इससे टू बी ऑन द सेफ साइड, इसलिए आप 1500 से लेकर 2000 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हो, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, जो कि सबके लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए, और इवन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। फिर अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है, या ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा आपका ऑप्शनल, डिपेंड करेगा कि आपने टॉपिक क्या लिया है या फिर आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर आपके उसमें टॉपिक से रिलेटेड या आपके डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ है, जैसे फिलोसफी का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जरूरी है, या सोशल साइंसेज के ज्यादातर बैकग्राउंड में, कुछ कुछ पॉलिटिकल साइंस के भी बैकग्राउंड में जिसमें थ्योरी का कुछ पार्ट है, तो वहाँ पे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डाल देते हो, वरना ये कंपलसरी नहीं होता, तो इसको हटा सकते हैं। देन आता है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें आप लिखते हो अपना रिसर्च गैप, कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस टॉपिक में, जो हमने ये टॉपिक चुना है रिसर्च के लिए, इस पर हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, वो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये रिसर्च गैप है, इस पे अभी ये इतना काम नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो 200 वर्ड्स में आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी में होता है किसी में नहीं। जैसे आप DU का ब्रोशर देखें, तो जैसे इसमें देखो रिसर्च प्रपोजल का पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है,
राइट, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स में होना चाहिए। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये डिपार्टमेंट है आपका, एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वैसे ही जब आप डीयू के ये ब्रोशर में जाओगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने रिसर्च प्रपोजल का कुछ फॉर्मेट दे रखा है, और किसी किसी डिपार्टमेंट में नहीं दिया है। तो जिसने नहीं दिया है वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। और जिन्होंने दिया हुआ है, जैसे इसमें देखो क्या है, रैशनल एंड रिसर्च गैप, तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप रिसर्च गैप की भी हेडिंग डाल सकते हो या प्रॉब्लम स्टेटमेंट की भी हेडिंग डाल सकते हो। रैशनल क्या होता है, रैशनल मतलब होता है आपका स्कोप या सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। ठीक है, अभी इसका वैसा सीक्वेंस वाइज नहीं है, आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी, और एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये भी आपके डिपार्टमेंट पे वैरी करता है, जैसे इसमें मांगा हुआ है। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज में एसओपी भी मांगा है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 250 वर्ड्स का। ठीक है, एसओपी हो गया एक तरीके से आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, कि जिसमें पहली बार में पढ़ते ही 200 वर्ड्स में जो सामने वाला जो इंटरव्यू में पैनल में जो भी प्रोफेसर है उनको समझ आ जाए कि आपका जो रिसर्च है वो मोटा मोटा क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं डालते हैं बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो आपको इंट्रोडक्शन में ही आपका वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में कुछ अलग से मेंशन है ऐसा कि आपको एसओपी बनाना है या कुछ, तभी आप बनाओ, वरना नहीं। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया। और ये सारा पे मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको खुद का रिसर्च प्रपोजल दिखाया है। ठीक है, और एक मैंने 2 वीडियोस बनाई है रिसर्च प्रपोजल में, कि एक तो 2 दिन में रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए, दूसरा आपको प्लेजरिज्म ना अवॉइड करना है तो आप वर्ड MS वर्ड में जाके ही कैसे आप उसको रेफरेंसेस कर सकते हो। या दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि गूगल स्कॉलर से आप अपना काम आसान बना सकते हो और सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो साइटेशन को। अभी ड्यू जो है वो एपीए स्टाइल मानता है, तो एपीए में आपको रेफरेंसिंग करनी है। कोई और यूनिवर्सिटी है जो कि एमएलए मानती है, जैसे जेएनयू आई गेस एमएलए स्टाइल मानता है, तो एमएलए में रेफरेंस करना है। तो चलो ये तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, और आप वो पुरानी वीडियोस भी जरूर से देखोगे इसके बाद। ठीक है, ये मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोस में आपको ये नहीं बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। मैंने बस आपको फॉर्मेट अपना रिसर्च प्रपोजल दिखा दिया था। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बोला ऑप्शनल हो जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप डाल सकते हो तो डालो, क्योंकि जरूरी होता है। अगर आपके डिपार्टमेंट में नहीं लिखा हुआ और फॉर्मेट में, तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आप डालते ही हो, कि ये जो स्टडी या जो भी मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, आने वाले रिसर्च में, एकेडमिक्स में, वो सारी चीजें। फिर आप डालोगे रिसर्च क्वेश्चन, तो दिक्कत होती है कि मैम 1 क्वेश्चन बनाए, 2 बनाए, 5 बनाए, कितने बनाए। तो एक आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो, ये होगा इसका 14 फॉन्ट, और जो नीचे इसकी सब हेडिंग होगी उसका होगा 12 फॉन्ट, 12 साइज होगा फॉन्ट का। ठीक है, अभी दिखाती हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ। तो सेंट्रल क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन सिर्फ आपका एक होता है, और ये रिसर्च अगर आपको कोई इंटरव्यू पैनल में होगा, सबसे पहले आपका सेंट्रल क्वेश्चन देखता है और हाइपोथेसिस चेक करता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे फिर आपसे वो सवाल पूछता है। तो सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन होगा जो आपका मेन क्वेश्चन होगा, जो आपको जो सामने वाले को बताएगा कि आपका जो रिसर्च है बेसिकली किस एरिया पे है, और आप क्या चाहते हो इसमें रिसर्च करना। और सेंट्रल क्वेश्चन अगर आपका फ्रेम हो गया, तो हाइपोथेसिस अपने आप फ्रेम हो जाता है। तो सेंट्रल क्वेश्चन ये होता है, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है, और हाइपोथेसिस में हम 2 वेरिएबल लेते हैं, और किसी ना किसी चीज का इम्पैक्ट किसी ना किसी चीज पे दिखा रहे होते हैं। 2 वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ आपने इलेक्शन के दूसरी जगह आपने ले लिया इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल काउंट हो गए। अब वोटिंग बिहेवियर चेंज होता है तो इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमने वो देखना चाहते हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया, और हमने ये हाइपोथेसिस माना, यानी कि एज्यूम किया इन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, कि वोटिंग बिहेवियर जब बढ़ेगा तो इलेक्शंस के में जो वोट करने वाले लोग हैं वो भी बढ़ेंगे, ऐसा। ठीक है, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो ये मैंने आपको क्या दिखाया, एक तरीके का रिलेशनशिप। तो हाइपोथेसिस में आपको 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बताना होता है, एज्यूम करना होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या कोई रिलेशन नहीं है, या कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। बेसिकली आप इम्पैक्ट वर्ड से भी अपना हाइपोथेसिस बना सकते हो, और वही जो सेंट्रल क्वेश्चन होगा वही आपका हाइपोथेसिस बन जाएगा। बस हाइपोथेसिस क्या होगा, आपका स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, और सेंट्रल क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में भी डिस्कस किया है, कैसे करना है, क्या करना है। और इंट्रोडक्शन में याद रखना, एक सेकेंड, जो भी आपके कीवर्ड्स है ना, कौन से कीवर्ड्स भाई, जो टॉपिक में आपने कीवर्ड्स मेंशन करे हैं, जो भी वर्ड कीवर्ड्स टॉपिक में मेंशन है, उस कीवर्ड्स को आपको यहाँ
इंट्रोडक्शन में समझाना होता है, चाहे फिर वो आपका साइंस का रिसर्च प्रपोजल है, वहाँ पे आपको स्किन कैंसर पे ट्रीटमेंट कर रहे हो तो स्किन कैंसर क्या है, या उससे रिलेटेड किसी ने कोई पॉपुलर कोट दिया हो या डेफिनेशन दी हो, कोट तो नहीं डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की कोई फेमस डेफिनेशन हो, तो वो कीवर्ड्स आप एक्सप्लेन करते हो अपने इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में सब कुछ मेंशन मत कर देना, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के लिए मटेरियल ही नहीं बचेगा। तो इंट्रोडक्शन में बस कीवर्ड्स मेंशन करो। कीवर्ड्स में आपको जब आप कीवर्ड्स लिखने बैठोगे तो कीवर्ड्स आपके टॉपिक में 2-3 कीवर्ड्स तो होते ही हैं, तो उन तीनों को 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो, तो मुश्किल से 200 वर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा अच्छा, जिसमें आप अपना टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, टॉपिक से रिलेटेड जो मेन कीवर्ड्स हैं या डेफिनेशंस हैं उस पर जो काम हुआ है। फिर ऑब्जेक्टिव्स आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखो, काफी है, बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, और ऑब्जेक्टिव को आप 2 से शुरू कर सकते हो, टू एनालाइज दिस, टू इंटेरोगेट दिस, टू इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, तो ये आपका 2-2 करके आपका ये हो जाएगा, या टू एनालाइज द जो भी आपका टॉपिक है वैसा करके, ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स के साथ आप इसको ऑब्जेक्टिव्स 5 लिखो, बस काफी है। ऑब्जेक्टिव्स आपको एआई से या चैट जीपीटी या को पायलट या फिर जेमिनाई की मदद से आपको मिल जाएंगे। अपना टॉपिक लिखो पीएचडी का वहाँ पे, और उसको बोलो कि सजेस्ट मी सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर द स्टडी, और फिर आपका आ जाएगा थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। अब 2 तरीके के लिटरेचर रिव्यू होते हैं, डीयू में या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी वो थीमेटिक को ज्यादा तवज्जो देती है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है इन कंपैरिजन सिर्फ लिटरेचर रिव्यू। एक होता है लिटरेचर रिव्यू, जिसमें आप क्या करते हो, आपने कोई बुक या आर्टिकल पढ़ा और उसमें जो आपको समझ आया आपने वो लिख दिया, तो फर्स्ट ऐसे करा। फिर सेकंड आपने कोई दूसरा बुक या आर्टिकल पढ़ा, उसका नाम टाइटल लिखा और उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन थी आपने वो एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। फिर तीसरा मैंने और कुछ पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल अमर्त्य सेन का कुछ बुक पढ़ी है या जर्नल पढ़ा है, तो जर्नल भी हो सकते हैं, और फिर उसमें जो मेरे को जितना समझ आया समरी, या फिर जो मैंने समझा अपने टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स मिले वो मैंने इसके नीचे लिख दिए। तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू, कि हमने जो जो लिटरेचर पढ़े उससे हर लिटरेचर का हमने हेडिंग डाल के उसके बारे में समझा दिया, ठीक है, ऑल्दो उसको आप रेफरेंसेस में भी बाद में लिखोगे ही। और एक होता है थीम वाइज। थीम वाइज कैसे भाई, थीम 1 की हेडिंग लिखोगे, ये मत लिखना हेडिंग थीम 1 हेडिंग, इसकी जगह आप हेडिंग लिखना जो भी आपकी हेडिंग है। पर जैसे आप थीम में सबसे इंपॉर्टेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इकोनॉमिक, पहली थीम हो गई आपकी इकोनॉमिक, ठीक है, उसके अंदर आपने इकोनॉमिक डायमेंशन सारे डाल दिए। दूसरी थीम हो गई आपकी सोशल, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट बता रहे हो आप, तो उसके अंदर जो सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड जो भी आपने लिटरेचर पढ़ा वो उससे रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी। तीसरे में आपने डाल दिया सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, और पॉलिटिकल डायमेंशन अगर आपने कुछ स्टडी करें तो उससे रिलेटेड आपने जो लिटरेचर पढ़ा वो डाल दिया, तो ये हो गया आपको थीम। थीम के बाद आपका आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी या डाटाबेस जिसको हम बोलते हैं, तो सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हेडिंग डालोगे तो काफी है, ये हटा दो, चाहे पूरा नहीं लिखना, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपके प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज आप डालते हो। प्राइमरी सोर्सेज में जो भी आपका जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका सर्वे करोगे, आप मतलब बता रहे हो सामने वाले को इंटरव्यू पैनल में जो बैठे हैं कि सर अगर आप मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आई विल डू दिस, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर टेंस में लिखने होते हैं जो भी चीज की, आई विल, आई नहीं लिखोगे, सॉरी आई में नहीं लिखोगे, द स्टडी विल ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, द रिसर्च विल, या फिर ऐसे करके जो भी आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा ऐसे करके होगा, या इट विल consider this ऐसे, तो it will do the study as this research will use quantitative methods, this research will use mixed method, क्योंकि will आप लगा रहे हो ना, अभी आपने रिसर्च की नहीं, आप करने वाले हो पीएचडी के बाद, तो will वर्ड का यूज करोगे, तो यहाँ पे आपके प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज में मिक्स मेथड आ जाएगा, क्वांटिटेटिव है, एथनोग्राफिक रिसर्च करोगे, क्या करोगे वो सारा आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताओगे। सेकेंडरी सोर्सेज में, प्राइमरी सोर्सेज में आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, या आप इंटरव्यू लेना चाहते हो किसी एक्सपर्ट्स के साथ, तो एक्सपर्ट इंटरव्यूज, तो ये सारा मैंने आपको दिखा चुकी हूँ मैं अपने ऑलरेडी प्रपोजल में कि मैंने क्या लिखा था, तो आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हो जो मैंने मेंशन किया था। और सबसे अब तो एआई जब से आया तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी खुद भी बना के दे देता है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि आपके टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट आरएम या रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप उससे भी पूछ सकते हो। बस उसको पूछो, कॉपी पेस्ट मत करना कभी भी, जो भी आप पूछोगे उससे कॉपी पेस्ट मत करना, बेटर है कि आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है। या फिर मेथोडोलॉजी के लिए जो भी आप लिटरेचर पढ़ोगे जब, तो लिटरेचर रिव्यू में भी आपको बहुत सारे जो ऑथर्स हैं वो अपने ही आर्टिकल में या जर्नल्स में मेथोडोलॉजी बताते हैं कि मैंने ये मेथोडोलॉजी यूज की है, तो उनका भी आप लेकर आप मेथोडोलॉजी में डाल सकते हो। इवन मेथोडोलॉजी में भी किसी थिंकर को कोट कर सकते हो कि इस थिंकर ने ये मेथोडोलॉजी यूज की थी और मैं भी ये यूज करने वाला हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और लास्ट में तो मेथोडोलॉजी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आपको बोला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द आपका सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन थीमेटिक लिटरेचर व्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं भी तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंस पे भी आ जाएंगे, ठीक है।
तो अगर आपको हटाना है तो इस हेडिंग को भी आप हटा सकते हो और सिग्निफिकेंस में ही आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो बेसिकली। फिर रिसर्च क्वेश्चन में, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कहीं ना कहीं सेंट्रल क्वेश्चन में भी रिपीट होंगे, राइट, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। तो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस जरूरी है सब में, सिग्निफिकेंस जरूरी है, इंट्रोडक्शन जरूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी स्किप करना है तो कर सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन मतलब इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आपको रिसर्च प्लान में आगे काम आएगा ही। फिर टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, ये भी ऑप्शनल होती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए तो यहाँ टेंटेटिव चैप्टराइजेशन हमें बोला जाता है करने के लिए, बाकी डिपार्टमेंट का मुझे इतना आइडिया है नहीं, तो आपको ये वाला पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये वाला जो है रेयर ऑफ द रेयर केसेस में देखा है कि किसी ने टेंटेटिव चैप्टराइजेशन किया है। ठीक है, मैं हमेशा करके जाती हूँ तो मेरे को फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा ही रहता है, क्योंकि मेरे जब मास्टर्स में भी जो टीचर्स थे DU के, उन्होंने ही बोला था कि चैप्टराइजेशन कर लिया करो, तो मैंने किया था। बाकी आपका डिपार्टमेंट वैरी कर सकता है। तो चैप्टर 1 हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, चैप्टर को एक्सप्लेन मत करो, बस चैप्टर के नाम लिख लो। इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। ऐसा सोचो कि मैं एक ऑथर हूँ, मेरी कोई बुक पब्लिश होने वाली है और मेरे को बुक के अंदर कुछ चैप्टर के नाम डालने हैं, तो एज अ ऑथर आपको क्या क्या चैप्टर के नाम रखोगे वो, ठीक है। तो 5 चैप्टर इनफ होते हैं, 6 मैक्स टू मैक्स 6, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट चैप्टर आपका कंक्लूजन होता है, और बीच के 3 चैप्टर आप अपने ना आपसे खुद से सोचते हो। उसके बाद लास्ट में आप रेफरेंसेस डालोगे। रेफरेंसेस कैसे करना है, MS वर्ड के थ्रू और गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल करके, सॉरी गूगल स्कॉलर, इन दो से आप रेफरेंसेस कैसे डालोगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा वो मैंने बता दिया था इसी वीडियो में। इस वीडियो में मतलब यह जो आपको दिख रहा है। देन आपको कंक्लूजन, ठीक है, बस चैप्टर का नाम कंक्लूजन, लेकिन आप पूरे के पूरे रिसर्च प्रपोजल में एक बात ध्यान रखना, आप कंक्लूजन अलग से नहीं डालोगे, क्योंकि आप कंक्लूजन डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कंक्लूजन कैसे दे दोगे जब तक आपने PhD का रिसर्च किया ही नहीं है। ये प्रपोजल है, ब्लूप्रिंट है कि मैं ये करने वाला हूँ, अगर मेरा PhD में एडमिशन होता है, ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, ये रिसर्च होने वाली है। तो निष्कर्ष कब निकलता है? जब रिसर्च हो जाती है, ठीक है। अभी आपने बस लिटरेचर पढ़ा है, आपने कोई भी इंटरव्यू नहीं किया, आपने कोई सर्वे नहीं किया, तो आप कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। बस मेथोडोलॉजी लिख के आप उसको खत्म कर सकते हो, रेफरेंसेस डाल सकते हो। टाइम्स न्यू रोमन 12 फॉन्ट होगा, बाकी जो मेजर हेडिंग्स होगी उनका फॉन्ट 14 होगा, सेम टाइम्स न्यू रोमन में 14 फॉन्ट होगा, लेकिन जो बाकी जितनी भी आप कंटेंट लिखोगे वो 12 होगा, और हेडिंग्स बोल्ड में होंगी, बाकी सारा बोल्ड में नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे बोल्ड नहीं है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आपको 1.5 की लाइन स्पेसिंग रखनी है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया ही था। और ये वाला जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, Ctrl+A दबाओ, सारा कंटेंट सिलेक्ट कर लो जितना भी आपने लिखा है, और उसको एक के नीचे एक आनी चाहिए, सारी लाइंस ऐसे आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आ रहे फिर इतना आ रहा है, फिर इतना आ रहा है, फिर इतना, तो वो ये वाला होता है ना। तो आपको लास्ट वाला जो जस्टिफाई होता है, वो जस्टिफाइड को अलाइनमेंट करना होता है वैसा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जो है learningmantra.vb के नाम से, वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बताई, PhD प्रोसेस गाइड करके मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मिल जाएंगी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।